गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 का स्टेप नंबर 4 बताया था। स्टेप नंबर 4 में हमने बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स के बारे में जाना था। बैलेंसिंग ऑफ लेजर मींस, जस्ट अ मिनट, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स में मैंने आपको कराया था कि लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को द लेजर आर बैलेंस्ड, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स आर असर्टेन। यानी कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स में हम जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है, यानी कि एक लेजर के अंदर जो टी शेप लेजर होता है उसके बीच में डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंसेस है उसी को हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स। यानी कि उनके बैलेंस को मेजर करना कि डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है। ये स्टेप नंबर 4 में हम करते हैं। ठीक है सर, इस पे मैंने कुछ बातें आपको लिखवाई थी। पर्सनल अकाउंट शोज द अमाउंट पेबल टू और रिसीवेबल फ्रॉम देम। यानी कि ये सेकंड पॉइंट में पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था राम श्याम अकाउंट्स, मेरा अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स। पर्सनल में शोज द अमाउंट पेबल और टू रिसीवेबल फ्रॉम देम मतलब उससे, रिसीवेबल मतलब जो लेना है बट लिया नहीं है, पेबल मतलब जो देना है बट दिया नहीं है। तो ये इनको एडिट करना पड़ेगा। एडिट हो जाएगा हम जो बोल रहे हैं। एडिट तो करना पड़ेगा। हाँ, एडिट करना पड़ेगा। रुक जाओ। यानी कि इसमें स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ लेजर सिखाया था। मींस कि लेजर के दोनों बैलेंस विच इज डेबिट एंड क्रेडिट, उन दोनों को बैलेंस करना मींस उन दोनों के को मापना कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, दोनों की बैलेंसिंग करना। ठीक है सर, इन लेजर के चैप्टर में फिर से डेप्थ में आएगा, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से लेजर्स बनते हैं और लेजर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो मीनिंग बताया वही मीनिंग है, लेकिन वहां पे एक प्रॉपर चैप्टर है, तो वन बाय वन, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट उसको फिर से समझेंगे। ये तो पूरा समअप है जिसकी वजह से मुझे आपको इसमें स्टेप वाइज कराना पड़ रहा है। तो आज एक नए और लास्ट स्टेप पे चलेंगे जिसका नाम है स्टेप नंबर 5, पांचवा स्टेप। आइए सर, पांचवा स्टेप नंबर 5, पांचवा स्टेप है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये पांचवा स्टेप है सर। बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे। प्रिपरेशन मतलब बनाना, तैयार करना। ठीक है सर, प्रिपरेशन मतलब बनाना ऑब्लिक तैयार करना। प्रिपरेशन मतलब बनाना ऑब्लिक तैयार करना। किसको बनाना? ट्रायल बैलेंस को बनाना। यानी कि ये 5th स्टेप में हम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सीखते हैं। यानी वो एक फाइनल स्टेज है जहां पे हमारा बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया। कंसेप्ट नंबर 1, बुक कीपिंग यहां से खत्म हो चुका। उसके बाद अकाउंटिंग का स्टेप स्टार्ट होगा। याद कीजिए, मैंने आपको अकाउंटिंग का स्टेप बताया था। उसमें मैंने आपको
यही बातें बताई थी सर। उसमें मैंने आपको यही बातें बताई थी। तो इसमें हमें यही चीजें सीखनी है। स्टेप नंबर 5 में आइए, स्टेप नंबर 5 में हम कुछ बातें लिखें, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। इसी में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे सर, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर। Trial balance is prepared with the balances with the balances shown by the ledger accounts. By the ledger accounts. इसमें पहला पॉइंट है सर कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ किसके बैलेंसेस? द लेजर अकाउंट्स, यानी कि जितने भी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, वेदर डेबिट वेदर क्रेडिट। मैंने आपको यह बात बताई थी कि जिसका ज्यादा वजन होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये आपने कोट सुना होगा, ये आपने कहावत सुनी होगी। विच मीन्स जिसका साइड बड़ा होगा, वेदर डेबिट वेदर क्रेडिट, यानी अगर डेबिट साइड बड़ा है यानी डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी है। लेजर में पढ़ेंगे कि किसकी क्या बड़ी है, अभी ब्रीफ में आप समझ ले कि जिसकी साइड बड़ी है वो ही उसका बैलेंसेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उसका बैलेंसेस ऑब्वियसली क्रेडिट पे भारी पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटा है और डेबिट बड़ा है। तो जो बड़ा होगा, जो हैवियर होगा, वो उसी के बैलेंसेस के नाम से जाना जाएगा। विच मींस कि डेबिट साइड अगर अमाउंट बड़ी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे भारी पड़ेगा, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो उस केस में यहां पे डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट बैलेंस मतलब कि वो साइड बड़ी है, डेबिट वाली साइड बड़ी है। उसी तरह वाइस वर्सा कि जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस में अमाउंट ज्यादा लिखी हुई है। ये सब बातें लेजर में फिर से करेंगे सर, आप इसको नोट करिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सर, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, while passing journal entries, while passing journal entries and preparing subsidiary books and subsidiary books, ये क्या होती है इसका मीनिंग समझेंगे सर अभी, ठीक है? आप लिखते चलिए। एंड प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स
we take into consideration the dual aspects of every transaction. The dual aspect of every transaction. आइए सर, while passing journal entries, ये जर्नल जे होगा, जर्नल एंट्रीज। While passing journal entries, preparing subsidiary books, सब्सिडरी बुक्स का भी चैप्टर है, वही मैंने कहा ना, ये सब समअप है, इसलिए सारी अकाउंटेंसी की चीजें एक जगह आ रही है। बट डोंट पैनिक, में ये चैप्टर हमें करना है, बहुत अच्छे से करना है सर। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है सहायक बुक, हेल्पर बुक और सफलता हेल्पर बुक और हेल्प करने वाली बुक, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है सर। आइए, इसी को हम कहेंगे हेल्पर बुक। इसी को हम लोग सपोर्टर बुक कहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे सब्सिडरी बुक, मींस हेल्पर बुक, सपोर्टर बुक। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम बहुत ज्यादा होता है सर, तो चूंकि वहां चीजें सिस्टमैटिक होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हर एक पर्सन को उसके हिसाब से एक सिस्टम के तौर पे काम दिए जाता है, विच मीन्स कि सब्सिडरी बुक्स, ये सब चैप्टर में हम बात करेंगे, सब्सिडरी बुक्स वहां पे बनाई जाती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा है कि उसको एक सिस्टमैटिक वे में तब्दील करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी वो सब्सिडरी बुक्स एक ऐसी हेल्पर बुक है, जब जर्नल्स बनाते हैं तो वहां पे उस जर्नल्स के लोड को बहुत ज्यादा सहना ना पड़े, तो आधे से ज्यादा लोड सब्सिडरी बुक्स मींस हेल्पर बुक मींस सपोर्टर बुक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब चैप्टर में बात करेंगे सर। यहां पे छोटा छोटा मीनिंग आप ये समझे, सब्सिडरी बुक्स का मींस हेल्पर बुक मींस सपोर्टर बुक, ठीक है। ये मदद करने वाली बुक्स होती, किसकी मदद? जर्नल्स की मदद, ठीक है सर। ये मदद करती है इसकी, इसमें बहुत सी एंट्रीज, बहुत सारी ओवरलोड ना हो जाए, तो उनका लोड जो है ये सहने के लिए स्पेशल एक बुक बनाई जाती है। ये चैप्टर में सारी बात करेंगे। ये हेल्पर बुक होती है सर, ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है, वहां पे सबको सिस्टमैटिक वे देने के लिए, सबको एक सिस्टमैटिक तरीका देने के लिए, ताकि बर्डन तो ज्यादा है लेकिन वो बर्डन ना लगे, इसलिए हेल्पर बुक की एक विशेष जगह बनाई जाती है, हेल्पर बुक बनानी पड़ती है। यहां पे मैंने लिखा डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस। डुअल एस्पेक्ट्स मतलब डेबिट और क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट्स, यानी हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होगा सर। वो सिंगल एंट्री की तो बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो यहां पे डुअल एस्पेक्ट्स में मतलब डेबिट और क्रेडिट की बात करेंगे, डुअल एस्पेक्ट। इसके ऊपर न्यूटन का लॉ भी है, जो ये लॉजिक बताता है कि डुअल एस्पेक्ट क्यों होता है। डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक है, न्यूटन का लॉ, ठीक है सर। तो ये डेबिट क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, ठीक है सर। ट्रांजैक्शन का मतलब वी टेक इनटू कंसीडरेशन मतलब उसमें यूज होने वाली, वी टेक इनटू कंसीडरेशन, ठीक है सर। balances show the ledger accounts, or while journal entries are and preparing subsidiary book we take into consideration the dual aspects of every transaction। यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का एस्पेक्ट्स हम लेते हैं, यानी दोनों का विनेश हम लेते हैं कि डेबिट की ये अमाउंट है और क्रेडिट की ये अमाउंट है।
डेबिट की ये अमाउंट है और क्रेडिट की ये, यानी इन दोनों की मदद से, इन दोनों को कंसीडर करके, इन दोनों को बेस मानते हुए द डुअल ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, यानी कि यहां पे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इन सब का यूज करके ट्रायल बैलेंस तब बनेगा। प्रिपरेशन मतलब बनाना, ट्रायल बैलेंसेस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है, इसका क्या मीनिंग है, चैप्टर में भी करना है, यहां भी थोड़ा सा समझते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब एक ऐसी शीट होती है सर, एक ऐसी शीट होती है, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे इसको रख कर देता हूं, इसमें थर्ड में आपको लिखवाता हूं, ठीक है ना, कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है सर। आइए इसको आप नोट कर लेंगे। आइए सर, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि सर हम एक ऐसी शीट बनाते हैं जिसमें लेजर के बैलेंस को एक शीट वाइज में तब्दील कर देते हैं। मींस कि जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं, वेदर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको एक शीट में तब्दील कर देते हैं, यानी उसको एक जगह दे देते हैं कि ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, चैप्टर में तो डिटेल में करना ही है, लेकिन यहां वर्ड आया है तो समझाना मेरी ड्यूटी है। आइए, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, ये फॉर्मेट होता है सर, ठीक है ना। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है सर, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ये फॉर्मेट होता है, ये कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, क्या लॉजिक है, लेकिन अभी आप इस वर्ड के लिए ब्रीफ में समझ लीजिए। ब्रीफ मतलब ऊपर से आप समझ लीजिए कि क्या कंसेप्ट है। तो ट्रायल बैलेंस एक शीट्स होती है, एक पेपर पे बनती है सर, पेपर पे। तो यहां पे बैलेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे कोई ट्रांजैक्शन है, ये लेजर से, ये लेजर है सर, ठीक है ना। ये लेजर से इसमें सब पोस्ट हो रहे हैं, इसमें सब पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। कोई डेबिट का है तो वो डेबिट में आ गया, कोई क्रेडिट का है तो वो क्रेडिट में आ गया, यानी कोई डेबिट में आया तो कोई क्रेडिट में आया, कोई क्रेडिट में आया तो कोई डेबिट में आया। यानी इस लेजर से, ये लेजर का जो बैलेंस होगा, ये चैप्टर में करना है सर हमको, लेकिन फिर से यहां सुन लीजिए कि लेजर के जितने भी बैलेंस होते हैं, लेजर के, ये देखिए ये लेजर है, ठीक है ना। अगर उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां पे, ये डेबिट को डेबिट वाले कॉलम में, अगर क्रेडिट बैलेंस है ये अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। अगर ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है ना। जिसका जहां बैलेंस होगा, जिसका जो साइड हैवियर होगा, ये साइड मान लो हैवियर है, तो इसका डेबिट बैलेंस ये आ गया। तो जिस साइड का हैवियर होगा उसको उसके साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ये डेबिट साइड यहां बड़ा है तो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आएगा और वो बैलेंस डेबिट के नाम से जाना जाएगा, बिकॉज डेबिट हैवी है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि यहां पे जो ज्यादा हैवियर होगा उसी का बैलेंस माना जाएगा। मींस डेबिट साइड हैवियर है तो डेबिट का बैलेंस माना जाएगा, क्रेडिट साइड हैवियर है तो क्रेडिट का बैलेंस माना जाएगा। जिसमें ज्यादा ताकत होगी, जिसमें ज्यादा पावर होगी, उसी का बैलेंस माना जाएगा। तो यहां पे डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, और क्योंकि डेबिट की अमाउंट ज्यादा है, यहां पे मान लीजिए 50,000 है, ठीक है सर। यहां पे 50,000 है और यहां पे 10,000 है, ठीक है। ये लेजर में करेंगे डिटेल से। यहां पे 50,000 है और यहां पे 10,000 है, तो दोनों को, अगर दोनों का हम
मेजर करें यानी दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो 40,000 यहां आएगा, ठीक है सर। 50 माइनस 10 40,000। लेकिन जब 10,000 मैंने माइनस किया तो 10,000 मैंने किससे माइनस किया, मैंने 50,000 से माइनस किया। तो 50,000 10,000 से बड़ा होता है छोटा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। और 50,000 कहां लिखा है, डेबिट में। तो जितना अमाउंट जिस जगह बड़ा होगा, जितना अमाउंट जिस जगह हैवियर साइड होगा, वो उसी का बैलेंस कहलाएगा। यानी कि इस केस में 50,000 बड़ा है, 50,000 बड़ा है, तो ये जो 40,000 आया, ये जो 40,000 आया वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। उसी तरह अगर ये 50,000 यहां होता और 10,000 वहां होता तो ये हैवियर होता, तो यही सेम बैलेंस वहां 40,000 निकलता और वो क्रेडिट बैलेंस होता। सीधा सीधा आप याद रखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो ज्यादा अमाउंट में बड़ा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा बड़ा होगा, वही उसी का बैलेंस उसी नाम से कहलाएगा। अगर डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट का साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो जिसका जैसा बैलेंस होगा वही ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, वही सर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। अगर यहां क्रेडिट बैलेंस आता, यहां क्रेडिट बैलेंस आता तो वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता, ठीक है सर। ये एक डिटेल में फिर से करेंगे चैप्टर में। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी शीट है सर, एक ऐसी शीट है, ये सर शीट है ऑफ बैलेंसेस। यानी कि योगों की सूची सर। योगों मतलब टोटल लेजर का कौन सा साइड बड़ा है उसकी सूची। शीट्स ऑफ बैलेंसेस, कौन से बैलेंसेस, लेजर के बैलेंसेस। कौन से, वेदर डेबिट और क्रेडिट। हमेशा सर याद रखेंगे, चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे कि जिस भी साइड हैवियर होगा, बैलेंस दोनों एक साथ नहीं आते। या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों एक साथ नहीं आते कि टाई हो जाए कि बैलेंस डेबिट भी आ गया क्रेडिट भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा, ठीक है सर। या तो कोई बलवान होगा तो कोई कमजोर होगा। यहां पे ये नहीं कि दोनों बलवान हैं, दोनों में कोई ना कोई कमजोर होगा और कोई ना कोई बलशाली होगा, दमदार होगा, ठीक है सर। तो ये केस होगा, इसको दोबारा करेंगे चैप्टर में, लेकिन यहाँ एक ओवरव्यू था तो मैंने बताया कि 5th स्टेप पे हम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का मेथड फॉलो करते हैं। और जब 5 यानी कि 5th स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो हम बुक कीपिंग के दायरे से बाहर अब हो जाते हैं। विच मीन्स बुक कीपिंग कहती है कि अब आपका काम फिनिश हो गया, अब आप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की स्टेज से आगे चले गए। अब आपको अकाउंटिंग की स्टेज फॉलो करनी है, यानी बुक कीपिंग खत्म हो चुकी, बुक कीपिंग वाइंड अप हो चुकी, बुक कीपिंग समाप्त हो चुकी, ठीक है सर। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी स्टेप नंबर 5 है। यानी टोटल 5 स्टेप आपने फॉलो करने हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां पे बुक कीपिंग का सारा काम यानी कंसेप्ट नंबर 1 का सारा काम आप कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यानी कि सारे बेसिक खातों को आप बनाएंगे और ये स्टेप 5 स्टेप वहां यूज करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये 5 स्टेप एक वचन है, एक वादे हैं जो आपने पूरे करने हैं। यानी कि ये स्टेप 1 बाय 1 फॉलो होंगे। 5वें स्टेप को आप पहले में नहीं भेजेंगे, पहले स्टेप को आप चौथे में नहीं भेजेंगे, दूसरे को तीसरे में नहीं करेंगे, यानी ये ऑर्डर बाय ऑर्डर चलेंगे। यानी 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 स्टेप्स हैं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने। स्टेप का मतलब ही होता है कि 1 बाय 1, पहले स्टेप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर देन फाइनली 5। 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो बुक कीपिंग के रास्ते से आप बाहर हो जाएंगे, यानी बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी, बुक कीपिंग एंड हो जाएगी। अब अकाउंटिंग का काम बचेगा, ठीक है सर। तो ये चीज है
अब ये टॉपिक यहाँ कंसेप्ट नंबर 1 खत्म होता है। आज मैं आपको कुछ नई चीज कराना चाहता हूं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर 1 में था। मैंने आपको एक बात और बताई थी, इसको कंसेप्ट नंबर 1 में ही पेस्ट कर लीजिएगा, इसको अलग से रजिस्टर के अलग पेजेस पे मत लिखिएगा। ठीक है सर, इसमें मुझे थर्ड पॉइंट और लिखवाना है, वो लिखवा के मैं आपको नए टॉपिक पे लेके चलूंगा। आइए, आइए सर, इसी में थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा। इसको आप नोट करेंगे सर, इसको आप नोट करेंगे। 2 पॉइंट और है। इसको आप नोट करेंगे। अब बुक कीपिंग का काम यहां से समाप्त होता है, यानी कंसेप्ट नंबर 1 यहां से एंड होता है। और कंसेप्ट नंबर 1 के बाद मैं आपको एक नई चीज कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको कितने कितने कंसेप्ट कराए थे? कंसेप्ट नंबर मैंने आपको 4 कंसेप्ट करा दिए थे। ठीक है सर, 4 कंसेप्ट इंक्लूडिंग दिस 4 कंसेप्ट मैंने आपको कराए थे। अब 5वें कंसेप्ट पे चलते हैं।
नहीं, मैंने आपको 5 कंसेप्ट करा दिए थे, छठे कंसेप्ट पे चलते हैं, सॉरी छठे कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 6 लिखिए सर। कंसेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखेंगे जिसका नाम है सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट करिए, कंसेप्ट नंबर 6 में यूजर्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन पर्सन यूज करते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स का मतलब क्या होता है सर? यूजर्स का जो लोग जिनके काम का है, यूजर्स। कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे? ठीक है सर, किन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? ठीक है सर, तो यहां पे हम इसको बाइफरकेट करूंगा मैं और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। यूजर्स में सबसे पहला यूजर्स होता है, सबसे इसमें इसके अंदर अगर मैं बाइफरकेट करूं, इसको बाइफरकेट करूं तो पहला यूजर्स आता है एक्सटर्नल। इसके अंदर पहला यूजर आता है एक्सटर्नल, फिर उसके अंदर दूसरा यूजर आता है विच इज लास्ट वन, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर जनरली यानी सामान्य तौर पे ये दो ही यूजर्स हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्वियसली बिजनेस इन दोनों के अंदर ही आएंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनके प्रयोग में आता है? ठीक है सर, जैसे आप इसको बहुत ही सिंपल वे में समझें, जैसे शिक्षा, पढ़ाई किसके यूज के लिए है? शिक्षा कौन ग्रहण कर सकता है? हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर
मैं किसी को ये कहूँ कि यार वो स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली मैं ये भी एज्यूम करूंगा वो स्टूडेंट है तो एजुकेशन ले रहा होगा, ऑब्वियसली तभी स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी चीज की एजुकेशन हो। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन जिन लोगों के यूज में आते हैं, ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो इसकी डिमांड करेंगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर इन यूजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला एक्सटर्नल एंड सेकंड इंटरनल। आप कहेंगे इंटरनल वहां लिख दो, एक्सटर्नल यहां लिख दो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। चाहे इंटरनल आप यहां लिखो, चाहे एक्सटर्नल आप यहां लिखो, कोई इश्यू नहीं है। मेन दो ही यूजर्स हैं। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है और इंटरनल का मतलब क्या होता है, आइए। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर के। तो ऑब्वियसली जो बाहर के लोग हैं वो और जो अंदर के लोग हैं वो, इन दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये यूजर्स हैं सर, ये यूजर्स है। यूजर मतलब उपयोग करने वाला, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर के, ठीक है। ये दो यूजर्स हैं। आइए अब मैं वन बाय वन इनको लूंगा और उसके बाद मैं आपको सबकी डेफिनेशन लिखवाते हुए और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आइए इनको नोट करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसी को बाइफरकेट कर रहा हूं मैं, इसी को इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर्स, ठीक है सर। इंटरनल यूजर्स इसी में लिखेंगे टॉप मिडिल इंटरनल यूजर्स means top, middle and bottom. Top, middle and bottom. Top, middle and bottom level of management executive. Level of management executive. Management are the internal user of, are the internal user of financial statement. आप कहेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मतलब बता ही दो, इस चैप्टर को भी हमें करना है सर, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर में ब्रैकेट में आप लिख लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोज स्टेटमेंट
which is आइए सर, ये ब्रैकेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिए, आपकी याद रहने के लिए सही होगा। यहां मैंने लिखा है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर मींस टॉप, मिडिल, बॉटम लेवल ऑफ, टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल, ये टॉप, ये मिडिल, ये बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने ऐसे मीनिंग लिखा है, ये आपको मैं टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली क्या क्या बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम ट्रेडिंग बनाते हैं, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट है, यानी ये 3 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनती है। ये मैंने उसका मीनिंग लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे, दो स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द हेल्थ, विच मींस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन परचेज एंड सेल, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज एंड सेल, ट्रेडिंग अकाउंट, what profit generated, what losses are arises, and finally what is the final position of the asset and liability। यहां पे what purchase and sale, यानी इसमें मैं इस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। what profit generated मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की, और फाइनली पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। यानी कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, ये चैप्टर में आएगा सर। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसमें मुद्दे की बात क्या है सर मुद्दे की बात क्या है, इसको नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए सर। ठीक है, अब यहां मुद्दे की क्या बात है, यहां पे मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट सर यहां क्या है,
इस पे लिखा है इंटरनल यूजर मीन टॉप मिडिल बॉटम लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं सर? मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है विशेष अधिकारी। विशेष अधिकारी, विशेष कैसे लिखेंगे? विशेष अधिकारी, या इसको, और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध, एग्जीक्यूटिव का मतलब विशेष अधिकारी। विशेष अधिकारी, आइए सर, विशेष अधिकारी अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस के अंदर कंसेप्ट नंबर से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको यह सिखाता है कि इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं। इंटरनल यूजर वो टॉप मिडिल और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। सर इसी का क्या मतलब है? आइए इसको नोट कर लीजिए, इस सब को नोट कर लीजिए।